ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू देख रहे थे ना डीसी मोटर के, तो उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर ट्रैक्शन वर्क बिकॉज। तो डीसी सीरीज मोटर को हम ट्रैक्शन वर्क के लिए सबसे सुटेबल, सबसे उपयुक्त क्यों मानेंगे, क्या कारण होगा? तो ट्रैक्शन के लिए हम सुटेबल क्यों मानेंगे, इसमें से देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से। ए बी सी डी क्या होगा? तो ए आएगा। ठीक है, कि मोटर में जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो ट्रैक्शन वर्क में क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ठीक, और दूसरा उसमें जो स्पीड है वो टॉर्क की क्या होनी चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए और हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए। तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे टॉर्क होनी चाहिए। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो स्पीड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाती है यहाँ पे? टॉर्क। और क्या दिया है? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक, बोथ टॉर्क एंड स्पीड आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये तो आएगा नहीं। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन जो है इन दोनों में से कोई एक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट है क्या? तो ये भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या आएगा? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मोटर की स्पीड होती है इसको क्या लिखते हैं? 1/I ए, 1/5 लिखते हैं ऐसे, है ना। और 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई ए होता है। तो स्पीड को हम क्या लिख देते हैं कि ये 1/ क्या होती है? आई ए होती है। ठीक, अब यहां से यदि हम देखेंगे इस रिलेशन से कि जो आई ए है उस आई ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आई ए की वैल्यू को यदि हम यहाँ पे दोनों साइड रूट कर देंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो आई ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टी रख सकते हैं। तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क हो जाएगी। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? अनुज्ञत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन से पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज नीडेड। तो इनमें से किसमें आपको मोटर को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, जल्दी जल्दी, फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो किसको आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है बार बार? लिफ्ट में आप हो, एयर कंडीशनर में हो, तो एयर कंडीशनर को तो हम एक बार चला देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी चल रहा है उसको, है ना, तो इसमें यूज नहीं करते हैं। ग्राइंडिंग मिल जो ग्राइंड करते हैं इसमें भी हमको उतनी जरूरत नहीं होती है। पेपर मिल में भी जरूरत नहीं होती है ना। ग्राइंडिंग मिल यानी जो ग्राइंड करती है, तो ग्राइंडिंग मिल का एक टाइम है 10 मिनट 15 मिनट, उतने मिनट तक ग्राइंड करना है, उसके बाद उसको ऑफ करते हैं। पेपर मिल जो पेपर बनाती है ना, उसमें नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं और कंटिन्यू वो क्या करती है वहां पे पेपर को बनाते रहती है। तो हमको कहाँ पे? लिफ्ट में। जैसे आप लिफ्ट पे चढ़ते हो ना, तो देखते हो पहला फ्लोर आया उधर रुकेगी, सेकंड फ्लोर आया उधर रुकेगी, तो हर एक फ्लोर में वो रुकते हुए चलेगी।
तो लिफ्ट एंड हॉइस्ट जो होती है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉपिंग करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक मोटर की। समझ में आया? An electric motor with constant output power have a torque speed characteristics is the form of, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी जो आउटपुट पावर है वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। क्या आएगा आंसर, ए आंसर आएगा, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, ठीक। तो यदि हम देखेंगे कि जो पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा का मान कितना होता है, तो ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई एन। तो हम बोलेंगे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। अब यदि बोल रहा है कि आउटपुट पावर कैसी है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यदि है तो हम बोलेंगे कि जो टॉर्क और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, तो स्पीड 1/n होगी या n 1/t होगा, ठीक। तो जहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो वहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स लॉ इसको बोलते हैं, इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक बनती है। यदि ये स्पीड है और ये क्या है, टॉर्क है, तो इस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, सर्कल नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट स्टार्टर बिकॉज, ये तो सबको पता है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी क्या आएगा, बोलो ऑप्शन बताओ, एबीसीडी क्या आएगा, डी, और बोलो बोलो, डी। डीसी मोटर में कहीं सीरीज वगैरह लिखा है क्या, इसमें कुछ नहीं बोला है। शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट स्टार्टर, स्टार्टर का यूज हम क्यों करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए। क्यों भाई, करंट को क्यों लिमिट करते हैं, क्योंकि जो मोटर की आर्मेचर करंट है ये क्या होती है, V माइनस EV अपॉन RA होती है। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ क्या होती है, 0, तो करंट क्या होती है, V अपॉन RA, ठीक। अब आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसा होता है यहाँ पे, लो, इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग करंट है वो कैसी होती है, यहाँ पे हाई होती है। तो स्टार्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस को हम लो से हाई कर देते हैं, जिससे करंट कम हो जाती है। अब क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी क्या आएगा अब, अभी भी नहीं समझ में आया, मैंने तो बता दिया ना आपको, अब रीजन बताया कि स्टार्टर का रेजिस्टेंस, हम स्टार्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, तो अब क्या आएगा आंसर, वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो है ना भाई, तो लो रेजिस्टेंस होने के कारण करंट हाई है, इस हाई करंट को ही तो कम करना है हमको, तो इसलिए हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं सीरीज में। तो समझ में आया, तो वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, करंट कम हो जाती है, स्टार्टिंग करंट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग मेथड सेव एनर्जी, इसमें से कौन सा ब्रेकिंग मेथड जो है एनर्जी को सेव करता है, बताइए क्या आएगा आंसर।
रीजनरेटिव ब्रेकिंग बताओ, सही है कि गलत है? सही है। क्या होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में? रीजनरेटिव ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेव एनर्जी, या इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। सबसे इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि ये ब्रेकिंग कब अप्लाई होती है? जब बैक ईएमएफ ग्रेटर देन क्या होती है? वोल्टेज। तो इस समय जो हमारी मशीन होती है, ये मशीन पावर ड्रॉ नहीं करती है, ये एक जनरेटर की तरह वर्क कर रही है कि यदि आप इसको जो वोल्टेज दे रहे हो, ये वोल्टेज दी 200 वोल्ट है, तो इसकी वोल्टेज ज्यादा हो गई है। इसकी वोल्टेज कितनी हो गई है? 220 वोल्ट हो गई है। तो फिर पावर कैसे फ्लो होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में फ्लो। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे लोड को पावर सप्लाई कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल बोलते हैं। सेव एनर्जी को क्या करती है? सेव कर रही है। आपकी एनर्जी जो है क्या कर रही है? उसको ये बचा रही है। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सबसे इकोनॉमिकल ब्रेकिंग होती है, ठीक है, और एनर्जी सेविंग ब्रेकिंग इसको बोल सकते हैं। DC shunt motor is driving a constant torque load on asserting and additional resistance in the armature circuit. The speed of motor will be। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि डीसी मोटर जो है कांस्टेंट टॉर्क लोड को ड्राइव कर रही है। अब हम क्या करते हैं? आर्मेचर के सर्किट में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। ABCD क्या आएगा? A D। देखो भाई, यहां पे ये हमारी मोटर है, ये शंट मोटर है सर। अब ये एक कांस्टेंट टॉर्क लोड को ड्राइव कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज दे दी है इसको, कांस्टेंट टॉर्क लोड को ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी? तो इस समय इसकी स्पीड ये है। कांस्टेंट टॉर्क लोड का मतलब क्या होता है? तो कांस्टेंट टॉर्क लोड का मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यदि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, तो रेजिस्टेंस ऐड कर दिए मतलब आपने इस रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, ठीक। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर करंट और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क लोड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा? कम हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी? समझ में आया ना? तो स्पीड जो है वो आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लॉजिकली सोचना है आपको कि क्या आंसर आना चाहिए, तो स्पीड क्या होगी? यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब स्टेटमेंट को एक एक को पढ़िए, देखिए सही है या गलत है, उसको क्रॉस करते जाइए। तो क्या बोल रहा है पहले? इन अ डीसी कम्यूटेटर मोटर द रोटर हैज परमानेंट मैग्नेट। तो डीसी जो कम्यूटेटर मोटर है उसमें जो रोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं। डीसी मोटर में जो रोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं, बोल रहा है। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? बोलो ना, मोटर पढ़े हो ना आप लोग। डीसी मोटर के रोटर यानी क्या हो गया? घूमने वाला भाग, आर्मेचर हो गया। तो उसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। इन अ ब्रशलेस डीसी मोटर द रोटर हैज परमानेंट मैग्नेट। तो अब बोल रहा है कि ब्रशलेस डीसी मोटर जो होती है इसमें रोटर जो होता है उसमें क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, ठीक है।
कि ब्रश लेस डीसी मोटर को क्या बोलते हैं, बीएलडीसी मोटर शॉर्ट में बोलते हैं, बीएलडीसी, जो कि आजकल किसमें यूज की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जा रही है। तो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आजकल कौन सी मोटर का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, बीएलडीसी मोटर का, ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसका रोटर कैसा होता है, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे होता है। ठीक, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, द स्टेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर किसको बोलते हैं, तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर आगे पढ़ोगे आप लोग, अभी तो पढ़े नहीं हो। ठीक, उसका जो रोटर होता है वो इस प्रकार से ऐसा रोटर होता है यहाँ पे। तो रोटर में क्या होता है, ऐसा परमानेंट मैग्नेट भी होता है और वेरिएबल रिलक्टेंस भी होता है, और यहाँ पे स्टेटर होता है। ठीक है, तो स्टेटर में हम यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं स्टेपर मोटर के स्टेटर। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर जो है, स्टेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। तो स्टेटर परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, कौन होता है इसमें, रोटर होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस एंड परमानेंट मैग्नेट। मल्टी स्टिक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर हैज परमानेंट मैग्नेट। तो जब वेरिएबल रिलक्टेंस बोल रहा है तो रोटर में परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस होता है। ठीक, तो परमानेंट मैग्नेट रोटर में इसमें नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें से। ठीक, तो यहां पे बीएलडीसी मोटर का मतलब होता क्या है, तो यहां पे देखिए बीएलडीसी मोटर जो है उसके कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो स्टेटर है यहाँ पे, तो स्टेटर कैसा होता है इसका, तो ये मोटर का स्टेशनरी पार्ट है, स्टेटर को स्टेशनरी बोलते हैं, जिसमें स्टील की लैमिनेटेड शीट पर कॉपर की वाइंडिंग करते हैं और इसे नॉर्मली स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटर कैसा होता है, लैमिनेटेड स्टील का बना होता है और उसमें हम कॉपर की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक, रोटर कैसा होता है, तो रोटर घूमने वाला भाग है जिसमें नियोडियम इसी को क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, जिसकी बहुत मारामारी चल रही है, जो कि सबसे ज्यादा किसके पास में है, चाइना के पास में है, और चाइना ही क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे यहाँ भी जो ये रेयर अर्थ मटेरियल है नियोडियम, जिसका आजकल यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जा रहा है, ये हम किससे इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नियोडियम है इसका हम यूज करते हैं किसमें, रोटर में परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक, या फिर फेराइट कोई आपके पास में है परमानेंट मैग्नेट, उसका यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इसमें होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है ये क्या होता है, तो ये पारंपरिक ब्रश मोटर के मैकेनिकल कम्यूटेटर की जगह, तो जैसे हम ब्रश और मोटर यूज करते थे ना, ब्रश और कम्यूटेटर वगैरह यूज करते हैं, डीसी मोटर में किसका यूज करते हो, ब्रश और कम्यूटेटर का यूज करते हो। तो जो बीएलडीसी मोटर है इसमें ब्रश और कम्यूटेटर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का यूज यहां पे किया जाता है। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, रोटर की पोजीशन के अनुसार, जैसे इस रोटर की पोजीशन चेंज होती है, स्टेटर वाइंडिंग को सही सीक्वेंस में ऑन ऑफ करता है। ठीक, एक इसमें हॉल सेंसर लगा होता है, तो ये रोटर के मैग्नेट की पोजीशन का पता लगाता है कि रोटर का मैग्नेट अभी किस पोजीशन में है, और कंट्रोलर को फीडबैक देता है। ठीक है, जिससे मोटर जो है एक सही प्रकार से रोटेट करती है। समझ में आया। तो इस मोटर में किसका यूज नहीं करते हैं, कम्यूटेटर का यूज नहीं करते हैं और ब्रशेस का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पर किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है ये क्या करता है, स्टेटर वाइंडिंग को सही सीक्वेंस में ऑन ऑफ करता है। तो इसको कैसे पता चलता है कि रोटर की पोजीशन क्या है, तो रोटर की पोजीशन बताने के लिए इसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो हॉल इफेक्ट पे वर्क करता है और रोटर के मैग्नेट की पोजीशन का पता लगाकर इस कंट्रोलर को वो फीडबैक देता है। समझ में आया। तो कभी आपको पूछ सकता है आजकल बीएलडीसी मोटर के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा यूज आजकल किसका किया जा रहा है, बीएलडीसी मोटर का कर रहा है। बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, तो डीसी मोटर की जो बैक ईएमएफ है किस पर डिपेंड करती है, तो बैक ईएमएफ का फार्मूला याद है सबको,
तो बैक ईएमएफ का फार्मूला याद है, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करती है? ठीक, तो डीसी मोटर की जो बैक ईएमएफ है किस पर डिपेंड करेगी? तो नंबर ऑफ, अच्छा एक दूसरा फार्मूला और पढ़े हम बैक ईएमएफ का, पाई जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए, ये भी बैक ईएमएफ का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ मोटर पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, इसको देख के बताइए। आर्मेचर शंटिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल of DC shunt motor is preferred over armature resistance method due to समझ में आ रहा है कि हमारे पास में एक मेथड ही है, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर सीरीज मेथड। क्या बोलेंगे इसको? आर्मेचर सीरीज मेथड। यदि इस रेजिस्टेंस को हम ना लगाएं, हम आर्मेचर को क्या करते हैं, ऐसा शंटिंग करते हैं ऐसा रेजिस्टेंस से, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर शंटिंग मेथड। तो बोल रहे कि जो आर्मेचर शंटिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर है, इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं किसकी तुलना में? आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड की तुलना में। तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड है और ये शंटिंग मेथड है। तो दोनों में ज्यादा किसको प्रीफर किया जा रहा है आजकल? शंटिंग मेथड को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो मेथड था रेजिस्टेंस मेथड, इसमें क्या होता है, जब ये रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो यदि लोड चेंज होता है तो आर्मेचर करंट चेंज होती है, इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चेंज होता है, जिससे मोटर की स्पीड चेंज हो जाती है। तो लोड के वेरिएशन के कारण मोटर की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोटर की जो नो लोड स्पीड है और मोटर की जो फुल लोड स्पीड है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के कारण। तो नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन बोलते हैं? स्पीड रेगुलेशन। तो क्यों प्रेफर करते हैं? तो बेटर स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, तो बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए इसको हम यहां पे यूज करते हैं। समझ में आया? इसको देखिए, तो बोल रहा है कि विंडेज लॉसेस आर कॉज्ड बाय, विंडेज लॉस जो है वो किसके कारण होता है? तो देखिए उसको क्या आएगा, बताइए। ए बी सी डी। तो विंडेज लॉस को कौन सा लॉस बोले हम? यहाँ पे पढ़े हो ना आप लोग विंडेज लॉस, तो विंडेज लॉस को कौन सा लॉस बोलते हो? क्या आएगा? ए बी सी डी, ए आएगा। ठीक है, तो विंडेज लॉस जो है वो किसको क्या बोलते हैं? एयर के फ्रिक्शन के कारण होता है। तो आर्मेचर के सराउंडिंग्स में क्या होती है? एयर होती है। तो जब वो रोटेट करता है तो उसमें क्या होता है? एयर का फ्रिक्शन होता है, और उसके कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? वहां पे विंडेज लॉस बोलते हैं। ठीक, तो विंडेज लॉस जो है वो किसी कारण से होता है? एयर के फ्रिक्शन के कारण होता है। A DC motor running at 2000 rpm
ठीक, तो डीसी मोटर 2000 आरपीएम पे रन कर रही है, हिस्टैरिसीस लॉस दिया है, एडी करंट लॉस दिया है, फ्लक्स बोल रहा है मेंटेन रहती है, बट स्पीड इज रिड्यूस टू 1000 आरपीएम। एट रिड्यूस्ड स्पीड द टोटल आयरन लॉस वुड बी। तो रिड्यूस्ड स्पीड पर जो टोटल आयरन लॉस है वो यहां पे क्या होगा? ठीक, तो रिड्यूस्ड स्पीड पे जो टोटल आयरन लॉस है उसकी वैल्यू यहां पे क्या होगी? तो ये आपको यहां पे बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यदि हम देखें कि आयरन लॉस क्या होता है, तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम क्या बोलते हैं कि ईटा होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल होता है, इतना वॉट होता है, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां पे देखेंगे कि ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। फ्लक्स इज मेंटेन कांस्टेंट, फ्लक्स भी क्या है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पे जो हिस्टैरिसीस लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्पीड होती है। यदि हम ओमेगा लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इसको 2 पाई एफ लिखते हैं, और ओमेगा को यदि एंगुलर स्पीड लिखते हैं तो 2 पाई एन लिखते हैं। या बोलेंगे कि एफ सिंक्रोनस स्पीड जो हम पढ़ते हैं एन 120 एफ अपॉन क्या होती है? पी होती है। तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एफ होता है। तो ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं, तो एफ लिखें या एन लिखें एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो यदि मोटर के केस में हम स्पीड लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी के केस में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। अब यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करेंगे तो एक क्या मिल जाएगा आपको? कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? ए एन। ठीक, तो ये हिस्टैरिसीस लॉस के लिए इक्वेशन बन जाएगा। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस, याद है? अभी कल परसों की क्लास में ही शाम को पढ़े थे सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को क्या पढ़े थे? ए इंटू एफ पढ़े थे, तो उसको क्या लिखेंगे? ए इंटू एन। इसी तरह से एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, बी इंटू क्या होगा? एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एडी करंट लॉस का क्या फार्मूला है? तो एडी करंट लॉस को हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट, मैक्सिमम डेंसिटी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, थिकनेस इन फेज और वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। तो यहां पे स्क्वायर में होता है, ये सभी कांस्टेंट आ जाएंगे बी। तो ये सेकंड इक्वेशन यहां पे बन जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि आपको क्या निकालना पड़ता है? कांस्टेंट ए और बी की जरूरत यहां पे हमेशा आपको पड़ेगी। तो बोल रहा है कि मोटर जब 2000 आरपीएम पे रन कर रही है, तो 2000 आरपीएम पे जब ये रन कर रही है तो हिस्टैरिसीस लॉस कितना है? 500 है। कांस्टेंट ए, स्पीड इसकी 2000 है यहां पे, तो कांस्टेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। इसी तरह से यहां से हम कांस्टेंट बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो एडी करंट लॉस कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? 200 है कांस्टेंट बी, और ये 2000 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो कांस्टेंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 अपॉन 2 इंटू 10⁶। तो 2 पावर कम हो जाएगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10⁴ हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में किसी भी स्पीड पे यदि आपको आयरन लॉस निकालना है तो इस कांस्टेंट को हम वहां पे पुट कर देंगे। तो यदि हमको हिस्टैरिसीस लॉस निकालना है कितनी स्पीड पे? 1000 आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे बोला आपको। ठीक, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में ए की वैल्यू रख देंगे जो हमको यहां से फाउंड हुई है।
स्पीड रख देंगे यहाँ पे 1000, तो कितना आ जाएगा ये 250 वॉट। सेम यहां से हम निकाल लेंगे एडी करंट लॉस, कांस्टेंट v की वैल्यू यहां रख दो 10⁴ और 1000 का स्क्वायर कर दो, ठीक। तो 10⁶ हो जाएगा ये। तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, 4 जीरो कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 10 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आयरन लॉस क्या हो जाएगा आपके पास में, तो 250 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा ये 350 वॉट। 350 आ रहा है ना, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा आपका 350। देख लो कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। कैलकुलेशन में कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लो। तो एक तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 250 आ रहा है, एक आपका आ रहा है 250। एडी करंट में देख लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे। तो एडी करंट लॉस कितना दिया है 200, स्पीड कितनी है 2000। तो 2000 अपॉन 200 अपॉन 2000 का स्क्वायर, ये गड़बड़ हो गया है। 2 का स्क्वायर क्या करना था हमको यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4 भी तो करना था, उसको नहीं किया हम यहाँ पे। तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 वॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 50 वॉट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 300 वॉट हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका जब हमने किया ना सिर्फ 10⁶ ले लिए, 2 का स्क्वायर 4 हमने नहीं किया यहाँ पे। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 300 वॉट आंसर आ जाएगा। तो जैसे ट्रांसफार्मर में बनाए थे सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस में, सेम वैसे ही बनेगा ये, बस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। हो गया, नोट कर लिए। It is advisable to start a DC series motor with some load too. तो ये एडवाइस की जाती है कि ये सलाह दी जाती है कि डीसी सीरीज मोटर को कुछ लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, टू अवॉइड स्पार्किंग, लिमिट फ्लक्स, लिमिट स्पीड, लिमिट करंट, क्या आएगा, लिमिट स्पीड आएगा। ठीक है ना, ये सबको पता है, लिमिट स्पीड। तो स्पीड लिमिट के लिए उसको हमेशा लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। The speed control of DC shunt motor in both direction can be obtained by, तो दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, किस मेथड से प्राप्त कर सकते हो। तो स्पीड कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शन कैसे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, वॉल-लियोनार्ड मेथड से। ठीक है। तो वॉल-लियोनार्ड मेथड में जो मोटर का आर्मेचर होता है उसको हम जनरेटर से सप्लाई देते हैं और फील्ड को एक्सटर्नली यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड करते हैं। तो वॉल-लियोनार्ड मेथड में ये पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्ट करंट मोटर बियर इंटरनल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट करंट यानी डीसी मोटर बियर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। It is operated at 220 volt, draw 5 ampere current, power given to the motor is, तो मोटर की पावर कितनी होगी, तो पावर आपको निकालनी है, मोटर की पावर कितनी होगी।
1100 वाट हो जाएगी। समझ में आया? तो पावर क्या होती है? तो कोई भी मशीन, उसकी पावर क्या है? उस मशीन के टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी है, वो मशीन कितनी पावर ले रही है, ठीक। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट ले रही है वो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 वॉट उसकी पावर है। तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1100। तो इतनी पावर ड्रॉ करेगी, ठीक। इफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन अ मोटर इज 200 वोल्ट, बैक ईएमएफ दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ मोटर विल बी। तो मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? ठीक, समझ में आया? तो एफिशिएंसी हमने पढ़ा था कि मोटर की एक होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, जो किसका रेशियो होती है, इन दोनों का रेशियो होती है। याद आ रहा है? मैंने बोला भी था, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। तो बैक की ईएमएफ कितनी है 160, वोल्ट कितनी है 200, परसेंटेज में चाहिए यदि तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 80 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 80%, ठीक। तो 80% एफिशिएंसी हो जाएगी। In armature current method of a DC motor is maximum when? तो डीसी मोटर की जो आर्मेचर करंट है वो मैक्सिमम होती है जब, आर्मेचर करंट मैक्सिमम कब होती है, जब क्या होता है, तो डीसी मोटर मान लो आपके पास में है, उसकी तो आर्मेचर करंट सबसे ज्यादा कब होगी? बी। तो मोटर में जब पिकअप मैक्सिमम स्पीड, तो जब मैक्सिमम स्पीड उसकी होगी तो बैक ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बैक ईएमएफ क्या करती है, आर्मेचर करंट को रेगुलेट कर लेती है, ठीक। तो यदि बैक ईएमएफ मैक्सिमम है तो आर्मेचर करंट क्या होगी, मिनिमम होगी। मोटर हैज जस्ट स्टार्ट, जब मोटर जस्ट स्टार्ट होती है तो बैक ईएमएफ क्या होती है, 0 होती है। तो इसी समय आर्मेचर करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज अ प्लॉट बिटवीन, तो जनरेटर आ गया। जनरेटर की जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है शंट जनरेटर की, वो किसके बिटवीन प्लॉट की जाती है? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना। पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट करते हैं, ओसीसी और फील्ड करंट, और हाँ, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे, ऐसे। ये क्या बताती है, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर एंड फील्ड करंट, जिसको हम बोलते हैं ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
तो नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फील्ड करंट है, फील्ड करंट एंड फील्ड करंट में क्या करती है, रिलेशन को शो करती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, तो हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को ही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, है ना। तो जो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसी को टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो किसमें रिलेशन बताती है कि इस ईएमएफ में से जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलती है, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर, और आर्मेचर करंट में ये रिलेशन बताती है। तो किसमें बताती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट, टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, तो किसमें रिलेशन बताती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट में रिलेशन बताती है। ठीक, a simple electric motor has an armature resistance of 1 ohm। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना है, रन फ्रॉम डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, यानी ये इसकी सप्लाई वोल्टेज हो गई। व्हेन रनिंग अनलोडेड इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी नो लोड करंट हो गई। व्हेन सर्टेन लोड इज कनेक्टेड स्पीड बिकम 1/2। ठीक है, ये फुल लोड या ऑन लोड पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई यहाँ पे, तो स्पीड जो है 1/2 हो जाती है। देन करंट इन एम्पियर इज ड्रॉ, तो वो कितनी करंट यहाँ पे ड्रॉ करेगी, तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक, तो मोटर जो है कितनी करंट ड्रॉ करेगी ये आपको बताना पड़ेगा। तो मोटर कितनी करंट ड्रॉ करेगी, तो किस पर डिपेंड करेगा, V माइनस EV अपॉन RA पर डिपेंड करेगा। तो इससे आप बता सकते हो कितनी वोल्टेज, कितनी करंट ड्रॉ करेगी। तो वोल्टेज कितनी है उसकी, 12 वोल्ट। ठीक, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है उसका, 1 ओम। आपको क्या निकालना पड़ेगा, बैक किया कि व्हेन सर्टेन लोड कनेक्टेड इट्स स्पीड बिकम 1/2। तो स्पीड 1/2 हो जाएगी, तो बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बैक ईएमएफ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस स्पीड पर बैक ईएमएफ क्या होगा, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा कि पहली वाली स्पीड पर बैक ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बैक ईएमएफ एट नो लोड, तो नो लोड के केस में बैक ईएमएफ क्या होगा, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, V माइनस IR होता है। ठीक, तो V कितना हम दे रहे हैं इसको, 12 वोल्ट। आर्मेचर की करंट कितनी है इसकी यहाँ पे, ठीक, इलेक्ट्रोमीटर 1 रेजिस्टेंस 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। समझ में आया। तो हमें पता है कि बैक ईएमएफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्लक्स एंड स्पीड होता है। तो बैक ईएमएफ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे बोल रहा है कि स्पीड बिकम 1/2। तो स्पीड को यदि 1/2 कर देंगे तो बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यानी कि हमारी जो बैक ईएमएफ है 10, उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ एट हाफ स्पीड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट। तो आर्मेचर करंट एट हाफ स्पीड, तो आर्मेचर करंट एट हाफ स्पीड। ठीक, तो बैक ईएमएफ कितनी आ गई, 5, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, तो कितनी करंट आ जाएगी यहाँ पे, 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर की जो करंट है ये मोटर ड्रॉ करेगी। समझ में आया।
चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है देखिए, if the value of resistance in an electric motor is kept constant, then the current required to start the motor will be। क्या बोल रहा है, पढ़िए उसको, समझिए क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक मोटर इज केप्ट कांस्टेंट, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके रेजिस्टेंस को हमने क्या रखा है, मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस ऐसा है ऐसे, तो इस रेजिस्टेंस को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। इसको वोल्टेज दिए, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। तो जब सप्लाई दोगे, ठीक, तो इसकी करंट को कौन लिमिट करेगा, ये रेजिस्टेंस तो नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो ये रेजिस्टेंस करंट को लिमिट नहीं करेगा। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ क्या होगी, 0, तो करंट क्या होगी, ज्यादा रहेगी। जब स्पीड पिकअप करेगा तो बैक ईएमएफ डेवलप होगी, बैक ईएमएफ फिर करंट को लिमिट करेगी, तो स्पीड क्या होगी, करंट क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। तो इनिशियली करंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इनिशियली बैक ईएमएफ क्या होती है, 0। तो इनिशियल कंडीशन में करंट इतनी होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। एंड देन जब स्पीड पिकअप करेगा, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये तो कुछ करेगा नहीं, जो कांस्टेंट होता है वो कुछ चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो ये तो कुछ करेगा नहीं। तो क्या होगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट क्या होगी, तो इनिशियली करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक, और देन करंट फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। आया समझ में। When the speed of DC motor drops because of an increased load, there is also a drop in the। तो यदि डीसी मोटर की टर्मिनल पे आप लोड कनेक्ट कर, टर्मिनल बोल रहा हूं, शाफ्ट पे लोड कनेक्ट कर रहे हो और उसकी स्पीड क्या हो रही है, ड्रॉप कर रही है, ठीक, तो और कौन सी चीज ड्रॉप होगी, तो कौन सी चीज और ड्रॉप होगी, चारों में देखिए कौन सी चीज और ड्रॉप हो सकती है। तो स्पीड डिक्रीज होने पे, स्पीड ड्रॉप होने पे क्या ड्रॉप हो जाएगा, करंट, बैक ईएमएफ, करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, तो यदि स्पीड ड्रॉप कर रही है तो ये भी ड्रॉप करेगी, तो क्या ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया। आर्मेचर करंट तो बढ़ जाएगी, स्पीड ड्रॉप होगी, बैक ईएमएफ ड्रॉप होगी, तो आर्मेचर करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करता है ना लोड पे। इसको देखिए कि एक डीसी मोटर है, डेवलप कर रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर इन सर्टेन ऑपरेशन कंडीशन, ठीक है। तो एक निश्चित ऑपरेशन की स्थिति में जो हमारी डीसी मोटर है वो इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप कर रही है। फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग कंडीशन a 10% reduced in field flux and 50% increase in armature current is made। अब यदि हम फ्लक्स को, ठीक है, 10% रिड्यूस कर देते हैं और 50% बढ़ा देते हैं, किसको, आर्मेचर करंट को, तो व्हाट विल बी न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो उसका जो नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा।
तो उसका जो नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो कितना हो जाएगा। तो टॉर्क इसमें आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला पढ़े हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो किस पर डिपेंड करता है। याद आ रहा है कि जो टॉर्क पढ़े हो, इसको पढ़े हो ना, 9.55 EV IA अपॉन एन, ऐसे पढ़े हो। तो यहां पे ये एक कांस्टेंट है। स्पीड को चेंज करने बोला है क्या कहीं पे? स्पीड को कहीं चेंज करने बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला है। तो इसका मतलब स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो जिसको चेंज नहीं करना है या जो चेंज नहीं हो सकता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? EV अपॉन आई। ठीक। दूसरा हमें पता है कि जो EV है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? तो स्पीड मैंने बताया चेंज नहीं करने बोल रहा है तो ये कांस्टेंट है। तो EV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? फ्लक्स हो जाएगी। ठीक। तो हमें पता है कि जो टॉर्क है वो क्या होता है। तो ये हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किसका फंक्शन होता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक है ना? तो ये वाला फार्मूला भी आपको पता है, ये वाला फार्मूला भी पता है, तो दोनों फार्मूले सेम। तो हम इन दोनों में से किसको यूज करेंगे? इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि जो आर्मेचर टॉर्क है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है फर्स्ट केस में पाई इंटू आई हो जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट फ्लक्स, फ्लक्स करेंट। सेकंड केस में जो टॉर्क होगा वो फाई टू एंड आई टू हो जाएगा। दोनों का ले लेंगे रेशियो। ठीक। तो जो सेकंड को लिख लिया ऊपर, फर्स्ट का कितना है? 150। फर्स्ट में फ्लक्स है फाई वन, आर्मेचर करंट है आई वन। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि फ्लक्स को 10% रिड्यूस किए हो। फ्लक्स को क्या किए हो? 10% रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि सेकंड फ्लक्स जो है वो फर्स्ट फ्लक्स का 0.9 टाइम्स होगी। 10% कम हो गया। तो ये 0.9 टाइम्स ऑफ क्या होगा? 5 1। 50% इंक्रीज इन क्या है? आर्मेचर करंट। तो जो सेकंड करंट होगी वो 1.5 टाइम्स ऑफ क्या होगी? IA1 हो जाएगी। 50% बढ़ गई, एक से बढ़ के 1.5 गुना हो गई। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1.5 ऑफ IA1। ये कैंसिल हो जाएगा, IA फाई फाई। तो इसको आप सिंप्लीफाई यहां पे कर लो। तो TA2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150, 0.9 एंड 1.5। इन सबको मल्टीप्लाई यहां पे कर दो। और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 1.08। अब इसको भी मल्टीप्लाई यहां पे कर लो। एक जीरो लगा लेते हैं यहां पे। और एक पॉइंट यहां पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 135 होता है, 135, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। तो ये होगा 1.35। अब इसको मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और
22 कुछ भी गड़बड़ा रहा है। देखो क्या आएगा, मेरे को तो गड़बड़ा रहा है अभी। कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करके इसको। तो कितना आ रहा है, 202.5 आ रहा है ये। तो ये हमारा आंसर यहां पे आएगा। तो 202.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसके बाद में इसको देखिए क्या बोल रहा है। अ 200 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दी हुई है। तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, तो सेपरेटली एक्साइटेड 200 वोल्ट की सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ड्रॉ एन आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट इतनी ले रही है, उसकी स्पीड आपको दिया हुआ है। टॉर्क डेवलप फॉर गिवन आर्मेचर करंट, तो इस आर्मेचर करंट के लिए उसका जो टॉर्क होगा वो कितना डेवलप यहाँ पे करेगी। तो हमें पता है कि जो आर्मेचर टॉर्क होता है, ठीक, ये आर्मेचर टॉर्क का जो फार्मूला हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईबी अपॉन आईए, इलेक्ट्रिकल पावर हो गई, और अपॉन क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2πn/60। समझ में आया? याद आ रहा है फार्मूला कि हमने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क क्या होता है, पावर अपॉन स्पीड होता है। ये पढ़े थे। पावर कौन सी, जो आर्मेचर में इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक, स्पीड बोल रहा हूं, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πn, जहां पे n किस में है, आरपीएस में। हमको किस में दिया हुआ है, आरपीएम में। आरपीएम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो अब इसमें आप वैल्यू को पुट कर दोगे आप, तो इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होती है, V माइनस आई ए आर ए। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है, 200। आर्मेचर की करंट कितनी दी हुई है, 20। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.05 ओम, ठीक। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 होना चाहिए, एक बार देख लेता हूं मैं शायद, क्योंकि ऐसा देता नहीं है 0.05। तो यहाँ पे 0.05 ही दिया हुआ है। चलिए, तो 0.05 लेके ही करेंगे। तो 0.05 यदि रख देंगे तो कितना ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, 100 यानी 1 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, 199। तो ये बैक ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। आर्मेचर करंट हमारी कितनी है यहाँ पे, 20। 60 ऊपर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई, और n की वैल्यू को रख देंगे, n की वैल्यू है 1200। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से भी कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1, और 6 से कितने बार आ जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 199 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो यदि हम इसको मान लें कि ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या है, 200 अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, 100/पाई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100/पाई।
है ना, 199 को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या मान लिए, 200, तो 100/पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, अ कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर runs at 1500 rpm on full load if its series field is short circuited, ठीक, its speed। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या होगा इसमें, कौन सी मोटर है, देखिए फील्ड को शॉर्ट करने से क्या होता है, सोचिए। देखिए और सोचिए और बताइए। आ रहा है समझ? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर किसको बोलते हैं, जिसमें फ्लक्स क्या होती है, शंट प्लस सीरीज होती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 शंट की फ्लक्स एंड सीरीज की फ्लक्स। ठीक, बोल रहा है कि सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर देंगे, तो जिसको शॉर्ट करेंगे उसकी फ्लक्स क्या हो जाएगी, जिसको शॉर्ट कर दोगे उसकी फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यदि इसको हम जीरो कर देंगे तो इसका मतलब हमने टोटल फ्लक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी। ठीक, तो स्पीड जो है वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अ 250 वोल्ट शंट मोटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो 250 वोल्ट की कौन सी मोटर है, ये शंट मोटर है। इसकी जो आर्मेचर करंट दिया हुआ है आपको, रन्स एट स्पीड दिया हुआ है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, शंट फील्ड की फ्लक्स को रिड्यूस कर रहे हैं 50%। ठीक, एंड आर्मेचर करंट टू 50 एम्पियर एंड नॉर्मल वैल्यू एंड आर्मेचर करंट टू 50 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट को और फ्लक्स को दोनों को घटा रहे हैं। न्यू स्पीड ऑफ शंट मोटर विल बी, तो उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि मोटर की यदि दो स्पीड का कंपैरिजन हमको करना है तो हम क्या लिखेंगे, बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स इनटू बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। समझ में आया? तो इससे आप कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हो। तो इसी को हमने फार्मूले को ऐसे लिख लिया था, EB2 अपॉन EB1 इंटू φ1 अपॉन φ2। यदि शंट मोटर है उसकी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं बता रहा है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया है कि फील्ड की फ्लक्स को रिड्यूस किया जा रहा है, करंट को रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसको हमको कांस्टेंट फिर नहीं रखना है, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि सेकंड स्पीड आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है,
फर्स्ट स्पीड उसकी 300 आरपीएम है। बैक ईएमएफ सेकंड केस में क्या हो जाएगी? तो बैक ईएमएफ क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज माइनस IA तो करंट कितनी है? 50 एम्पियर। RA यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 0.1। सेम यहाँ पे 250। करंट कितनी है फर्स्ट केस में? 100 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना आएगा? सेम। अब फ्लक्स की यदि बात कर रहे हैं तो फील्ड जो है उसको 50% रिड्यूस कर रहे हैं सेकंड केस में। तो फर्स्ट केस में यदि वो 51 है तो सेकंड केस में क्या होगा? 0.551 हो जाएगा। समझ में आया? तो सेकंड केस में जो फ्लक्स होगी वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। तो 51 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों में कितना आ जाएगा? 295 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10, तो इसमें 240 आ जाएगा और ये 1/0.5 हो जाएगी। ठीक, तो 0.5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 600 हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो ये 60 हो जाएगा। और यदि कैंसिल करते हैं इसको तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 245 अपॉन 4। इसको और कैंसिल कर दोगे यहाँ पे, या इसको डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे 25 और डिवाइडेड बाई 4 कर दो। इसको जीरो भी एक है, तो इसको कैंसिल करो और कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 612.5 आरपीएम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 612.5 आरपीएम। ठीक है, नोट लिए। A field test is performed on which type of DC motor? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिर्फ। किस प्रकार की मोटर में फील्ड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है? तो मोटर के टेस्ट पढ़ेगा ना, कितने टेस्ट पढ़े थे मोटर के? कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं टोटल मोटर के? मोटर के टोटल कितने प्रकार के टेस्ट पढ़े थे? 5 टेस्ट। एक होता है ब्रेक टेस्ट, एक होता है स्विनबर्न टेस्ट, एक होता है हॉपकिंसन टेस्ट, एक होता है रिटार्डेशन, और एक होता है फील्ड टेस्ट। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं ये किसमें करते हैं? शंट मशीन। ये किसमें करते हैं? सीरीज मशीन। ये किसमें करते हैं? स्मॉल डीसी मशीन। अब स्मॉल डीसी मशीन जो है वो शंट हो, सीरीज हो, कंपाउंड हो, कोई भी हो। ठीक, तो 5 टाइप के हमने टेस्ट पढ़े, ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न, हॉपकिंसन, रिटार्डेशन एंड फील्ड टेस्ट। तो किस टेस्ट, फील्ड टेस्ट का यूज किसमें करते हैं? सीरीज मशीन में करते हैं। ठीक,
A 220 volt DC motor has an armature resistance of 0.8 ohm. Find the induced EMF when motor has a full load armature current of 40 ampere. तो क्या निकालने बोल रहा है इसमें आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ. कुछ करना नहीं है. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है मोटर में? डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलते हैं? डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलते हैं? अरे एक ही तो ईएमएफ होती है डीसी मोटर में, बैक ईएमएफ. उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. जो बैक ईएमएफ है यही तो इंड्यूस्ड होती है. इंड्यूस्ड यानी उत्पन्न होती है, प्रेरित होती है. तो बैक ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ. बैक ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ. बैक ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग ईएमएफ. तो ये सब बैक ईएमएफ ही है. तो क्या निकालना है? बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं? बस इतना ही तो करना है. वोल्टेज कितनी है यहां रख दो. करंट कितनी है देखो, 40 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितना है? 0.8. ठीक. इसको माइनस कर दो यहां से. तो माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपको? इसमें 188 आ जाएगा. ठीक है. चलिए, which of the following is the most efficient method for increasing the speed of 4 kilowatt DC shunt motor? तो 4 किलोवाट डीसी शंट मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड मोस्ट एफिशिएंट है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड. स्पीड को इंक्रीज करने बोल रहा है. स्पीड को इंक्रीज करने का एक ही मेथड है. कौन सा मेथड है? फील्ड कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल मेथड. और मैंने बताया था कि ये मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है. इससे ज्यादा एफिशिएंट मेथड कोई नहीं है. ठीक है ना? चलिए. फॉर अ फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल साइड्स आर. तो फुल पिच वाइंडिंग जो होती है इसमें जनरेटेड वोल्टेज जो है बोथ कॉइल साइड्स में कितनी होती है? फुल पिच पढ़े हो, शॉर्ट पिच पढ़े हो? वाइंडिंग पढ़े हो ना, फुल पिच आर्मेचर वाइंडिंग, शॉर्ट पिच आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है. तो फुल पिच आर्मेचर वाइंडिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉइल का जो एक साइड है ये एन पोल के सेंटर में आता है और दूसरा साइड जो है ये एस पोल के सेंटर में आता है. ठीक. यदि इसमें ईएमएफ की पोलैरिटी इस प्रकार से होती है तो इसमें ईएमएफ की पोलैरिटी इस प्रकार से होती है. यदि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है ईएस, इसमें भी इंड्यूस्ड हो रही है ईएस. ठीक. तो यदि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं. तो यदि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं
तो और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यदि इसका डायरेक्शन हम ऐसा मानेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसा मानेंगे, ठीक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का डायरेक्शन, ये नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव का डायरेक्शन, ठीक। फिर ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव का डायरेक्शन, ठीक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन नेगेटिव से पॉजिटिव का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन की ईएमएफ आपस में क्या होगी, ऐड। पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी क्या होती है, ऐड। तो ये वाली ईएमएफ और ये वाली ईएमएफ दोनों क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो ऐड हो रही है, कब ईएमएफ ऐड होती हैं, जब वो इन फेज में होती है। यदि हम देखेंगे एक ईएमएफ ये है और दूसरी ईएमएफ ये है, तो क्या ये इन फेज में है, इन फेज में है क्या, ये 180 डिग्री आउट फेज में है, तो ये सबट्रैक्ट होती हैं, ये ऐड नहीं होती है। ईएमएफ ऐड कब होती है, तो जब ये दोनों ईएमएफ कैसी होंगी, इन फेज में होंगी। तो ये दोनों ईएमएफ इन फेज में है, तो ये ऐड हो जाएंगी और उनका रिजल्टेंट जो है ऐसा बढ़ जाए। तो यदि ईएमएफ इन फेज में है तो वेक्टर में हम उनको ऐसे शो करते हैं, ऐसे, ठीक। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2es हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली क्या होती है, ये इन फेज में होती है। तो फुल पिच वाइंडिंग जो होती है, इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होती है बोथ कॉइल साइड्स में, जनरेटेड ईएमएफ है ये भी जनरेटेड ईएमएफ है दोनों कॉइल साइड्स में, ये एग्जैक्टली क्या होती हैं, इन फेज में होती है। यदि हम शॉर्ट पिच कर देंगे यहां पर, ठीक, तो जितना डिग्री हमने शॉर्ट किया है उतना डिग्री ये एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो अब दोनों की ईएमएफ एग्जैक्टली इन फेज में है क्या, नहीं है, उनके बिटवीन क्या आ जाएगा, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी जो ईएमएफ का सम है वो क्या होगा, इस रिजल्टेंट के बराबर होगा। आई बात समझ में। डायनामिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डायनामिक ब्रेकिंग का किसमें यूज करोगे, शंट में, सीरीज में, कंपाउंड में, तो सभी में यूज करेंगे, ठीक है ना। डायनेमिक ब्रेकिंग पढ़े हो ना, तो डायनेमिक ब्रेकिंग हमने शंट में भी पढ़ा है, डायनेमिक ब्रेकिंग मैंने आपको सीरीज में भी बताया था कि सीरीज में कैसे कनेक्शन करते हैं, शंट में कैसे करते हैं। तो सीरीज में भी करते हैं, शंट में भी करते हैं, तो जब दोनों हैं कंपाउंड में भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा। तो जो हम ब्रेकिंग पढ़े हैं, ठीक है, 3 टाइप की ब्रेकिंग पढ़े हो, डायनामिक रियोस्टेटिक ब्रेकिंग पढ़े हो, प्लगिंग रिवर्स करंट ब्रेकिंग पढ़े हो और रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़े हो। तो वो सभी ब्रेकिंग हम इन सभी में कर सकते हैं, लेकिन जो केवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसको हम किस में यूज नहीं करेंगे, सीरीज मोटर में यूज नहीं करते हैं, ठीक। एनक्लोजर ऑफ मोटर इज मेड फ्रॉम, मोटर का जो एनक्लोजर होता है, एनक्लोजर है समझते हो, मोटर का बाहरी फ्रेम जिसके अंदर मोटर को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एनक्लोजर बोलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई मोटर होती है तो उस मोटर का ऐसा आउटर फ्रेम होता है, उसके बैक में ऐसा एंड कवर होता है, ऐसा है ना, यहाँ पे बियरिंग्स वगैरह लगे होते हैं, ऐसा एंड कवर होता है, बियरिंग्स होते हैं, यहाँ पे शाफ्ट ऐसा लगा होता है और इसके बीच में यहाँ पे इसका ऐसा रोटर होता है, ऐसा फाउंडेशन होता है यहाँ पे इसका, ठीक। तो ये जो पूरा फ्रेम है ये जिसके अंदर मोटर को रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, उसका एनक्लोजर, यानी एनक्लोजर में जिसके अंदर मोटर बंद है उसको एनक्लोजर बोला जाता है, ठीक। तो ये एनक्लोजर किसका बना होता है, फ्रेम किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। तो कास्ट आयरन का ये बना होता है। एनक्लोजर जो होते हैं ये भी कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक होता है टोटली एनक्लोज्ड फैन होल्ड टाइप एनक्लोजर। तो ये कैसा एनक्लोजर है, टोटली एनक्लोज्ड
फैन कूल टाइप एनक्लोजर है। तो इसमें ये पूरा बंद होता है, ठीक है। इसके पीछे में यहाँ पे ऐसे एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का एक फैन लगा होता है, फैन यानी पंखुड़ी लगी होती है। जब मोटर रोटेट करती है तो ये भी रोटेट करता है और हाँ, एयर को शक करके खींच के इसके ऊपर से फ्लो करता है, जिससे मोटर क्या होती है, कूल। तो एनक्लोजर पूर्ण रूप से बंद है, टोटली एनक्लोज है। और फैन कूल्ड, तो फैन इसको क्या कर रहा है, कूलिंग करने का काम कर रहा है। तो इस एनक्लोजर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो जैसे देखते हैं डस्टी एरिया, जहां पे डस्ट वगैरह ज्यादा होती है, जैसे सीमेंट प्लांट होते हैं, फ्लोर मिल, आटा चक्की होती है, सॉ मिल, ठीक है, आरा मशीन होती है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है। एक होता है फ्लैम प्रूफ, फ्लैम प्रूफ एनक्लोजर। तो फ्लैम प्रूफ एनक्लोजर कहां पे यूज करते हैं, तो इसमें जहां पे फ्लैम का मतलब क्या है, चिंगारी, आग। तो जो चिंगारी से, आग से प्रूफ होता है, यानी उससे सुरक्षा प्रदान करेगा, तो इसका यूज हम कहां करते हैं, जो माइंस वगैरह होती है। तो माइंस वगैरह में, जैसे कोल माइंस वगैरह है ना, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, जहां से आग लगने का डर ज्यादा है, तो ये उस डर को समाप्त कर देगा, फ्लैम प्रूफ है ये, ठीक है। तो माइंस वगैरह में, या फिर जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। समझ में आया? तो ये फ्लैम प्रूफ होता है। इसमें कई बार ऐसे बोलेगा एयर मोटर, एयर मोटर। अभी तक जो हम देखे हैं वो मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। एयर मोटर बोलेगा या न्यूमेटिक मोटर बोलेगा। तो एयर मोटर बोले या न्यूमेटिक मोटर बोले, एक ही मतलब है, एयर को ही क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोलते हैं। तो ये जो मोटर होती है, इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, तो कोल माइंस में, पेट्रोकेमिकल में, जहां पर आग लगने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो मोटर होती है, इसको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई से रन नहीं करते हैं, इसमें प्रेशराइज एयर का यूज करते हैं। एयर जो है प्रेशर से इसके अंदर आती है और मोटर के शाफ्ट को क्या करती है, वो ड्राइव करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो ऐसी एयर मोटर बोलेगा, फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर बोलेगा, इनका यूज कहां करते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। आई बात समझ में? The flux is maximum in the following part of DC motor. तो डीसी मोटर के किस भाग में जो फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा होती है। तो डीसी मोटर के किस भाग में फ्लक्स सबसे ज्यादा होती है? तो जो देखेंगे कि ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारी मोटर है, इसके ये पोल हैं। यदि आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग पोल टिप्स, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप्स। तो हम बढ़ते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट के कारण जो लीडिंग पोल टिप्स ऑफ मोटर है, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। तो कहां पे होगा, तो पोल कोर में, इंटरपोल में, ठीक है, लीडिंग पोल टिप्स और ट्रेलिंग पोल टिप्स। तो किसमें आएगा, तो मोटर के केस में, ठीक है, तो मोटर के केस में फ्लक्स कहां पे ज्यादा होती है, तो लीडिंग में। और जनरेटर के केस में कहां पे ज्यादा होती है, ट्रायलिंग।
तो ये आपको याद रखना है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण होता है ये। ठीक, चलिए इसको देखिए। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज ऑल्सो नोन एज, परमानेंट एक्साइटेशन का ही दूसरा नाम क्या हो सकता है? इनमें से किसको परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन बोल सकते हैं? शंट को, सीरीज को, सेपरेटली एक्साइटेशन को, कंपाउंड एक्साइटेशन को। शंट एक्साइटेशन को क्या बोलेंगे हम? शंट एक्साइटेशन बोलेंगे। इसको परमानेंट बोलेंगे क्या? इसको सीरीज एक्साइटेशन बोलेंगे। इसको परमानेंट बोलेंगे क्या? कंपाउंड को कंपाउंड बोलेंगे। तो ये क्या है? सेल्फ एक्साइटेशन। ये तीनों क्या है? सेल्फ एक्साइटेशन है। ठीक, सेपरेटली एक्साइटेशन को क्या बोलेंगे? तो यदि सेपरेटली एक्साइटेशन ऐसा है तो इसमें हमने परमानेंट डीसी सोर्स बाहर से कनेक्ट करके रख दिया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? ठीक, कि परमानेंट एक्साइटेशन है। या फिर हमने बाहर से एक्साइटेशन देना है हमको, तो हमने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की पोल बना दिए हैं। तो परमानेंट मैग्नेट यदि हमने पोल के रूप में यूज कर लिया है, ये आपका आर्मेचर है, ठीक, तो इसको हमको कोई एक्साइटेशन देना है क्या? नहीं देना है। लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बाहरी एक्साइटेशन है। इसको आर्मेचर एक्साइटेशन दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो सेपरेट एक्साइटेशन को ही हम क्या बोला जा सकता है कि वो एक परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन है। इसको देखिए, हाउ मेनी वॉट सेकेंड्स आर सप्लाइड बाय अ मोटर डेवलपिंग 2 HP ब्रिटिश में फॉर 5 आवर्स। तो यदि कोई मोटर 2 हॉर्स पावर 5 घंटे तक डेवलप करती है तो उसका वॉट सेकंड कितना होगा? तो वॉट सेकंड में इसको आपको चेंज करना है। बोलिए, बनेगा? तो यहां पे क्या बोल रहा है? 2 HP क्या बोल रहा है? ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश होता है सिस्टम, इसमें 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक, और जो मेट्रिक होता है इसमें 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है? ये पता है? तो यदि हमको HP को वॉट में बदलना है तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? वॉट सेकंड निकालना है। तो 2 HP को यदि हम 2 HP को यदि हम 746 वॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाए? आपका वॉट बन जाएगा। ये वॉट बन गया। हमको क्या चाहिए? वॉट सेकंड चाहिए। तो ये क्या है? 5 आवर है। तो जो 5 आवर है इसको यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो वॉट सेकंड बन गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 746 5 60 सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10।
600 हो जाएगा, तो 746 इंटू 600 वॉट सेकंड हो जाएगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पे कितनी आ जाएगी इसकी पावर, यहां पे 3 आ जाएगी। तो यहां पे इसकी जो पावर है वो कितनी आ रही है, 3। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये, 4.44 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इतना वॉट सेकंड यहाँ पे आएगा। इसमें क्या दिया है आंसर, ओहो, यहाँ पे हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि 60 से मल्टीप्लाई किया है, हमने इसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये सेकंड बनेगा। तो दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अब यहाँ पे। तो इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर फिर नहीं आएगा आपका। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जाएगा 10 7 46 10 हो गया, और ये 36 आ जाएगा, 36 इंटू 10⁻3। अब इसको मल्टीप्लाई करो और 10⁻3 को उसके साथ में ऐड कर दो, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 2.6856 आएगा। समझ में आया? तो 2.6856 आपका आंसर यहां पे आ गया। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आवर है और उसको हमको किसमें चेंज करना है, सेकंड में। हो गया, नोट कर लिए। चलिए इसको देखिए क्या बोल रहा है ये, इन अ मोटर स्टार्टर the electromechanical contactor provides internal protection against। तो बोल रहा है कि मोटर का जो स्टार्टर होता है इसमें एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्टर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनहेरेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो किससे ये हमको सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ओवर करंट से, सिंगल फेजिंग से, शॉर्ट सर्किट से, अंडर वोल्टेज से। तो किससे सुरक्षा प्रदान करता है ये, अंडर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। डैश ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन मोटर हैज वेरी हाई इनर्शिया, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो जहां पर हाई इनर्शिया का लोड है तो वहां पे हम कौन सी ब्रेकिंग का यूज करेंगे, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करेंगे, ठीक। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को हम यूज करेंगे। इसको देखिए, तो ये जो है ये न्यूमेरिकल है। तो आपको बोल रहा है द एनालिसिस ऑफ लॉस incurred in a DC motor are as follows। तो जो एनालिसिस ऑफ लॉसेस incurred in a DC motor are as follows। स्ट्रे लॉस दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें, फ्रिक्शन लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर लॉस दिया हुआ है, मैकेनिकल लॉस दिया हुआ है, आयरन लॉस दिया हुआ है।
तो यदि हम बोलेंगे कि जो स्ट्रे लॉस है, तो स्ट्रे लॉस क्या होता है? तो मैग्नेटिक प्लस क्या होता है? मैकेनिकल लॉस होता है। ठीक, तो यहां पे देखिए ये मैकेनिकल लॉस आ गया 20 वॉट, फ्रिक्शन लॉस है। मैकेनिकल लॉस और दिया हुआ है आपको यहाँ पे 300 वॉट। ठीक, और यहाँ पे हो गया ये आयरन लॉस हो गया, आयरन लॉस यानी मैग्नेटिक लॉस हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका मैकेनिकल लॉस हो जाएगा, मैकेनिकल लॉस में क्या आ जाएगा आपका? फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, मैकेनिकल लॉस हो जाएगा और आयरन लॉस हो जाएगा। तो इन सब को यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 330 वॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रे लॉस यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रे लॉस। तो ये स्ट्रे लॉस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? हमारा स्ट्रे लॉस ही आ रहा है और इसमें ये दिया हुआ है। तो ये जो है ये स्ट्रे लॉस नहीं है, ये कौन सा लॉस है? इसको बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉस। समझ में आया? तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 430 आएगा। तो इसको हमको कंसीडर नहीं करना है, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लोड लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने मशीन के जो लॉस निकाल लिए, जब हम लोड अप्लाई करते हैं मोटर के ऊपर में, तो उस लोड को अप्लाई करने के कारण मोटर में जो लॉसेस आते हैं, उन लॉसेस को क्या बोला जाता है? स्ट्रे लोड लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन यदि कभी आएगा तो उसको ध्यान रखना। ठीक, यदि स्ट्रे लॉस यहाँ पे भी दिया हुआ है और स्ट्रे लॉस आपको निकालना भी है, स्टैटिक लॉसेस। स्टैटिक लॉसेस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट लॉसेस निकालने हैं। तो स्ट्रे लॉस ही क्या होता है? कांस्टेंट लॉस होता है ना। तो इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। बताइए यहाँ पे, हैवी ड्यूटी स्टील वर्क क्रेन। ठीक है, तो स्टील वाले प्लांट वगैरह में जो क्रेन हम यूज कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लोड वेरिएशन होता है, उसमें कौन सा मोटर जो है यूज करते हैं? क्रेन है, क्रेन में कौन सी मोटर यूज करते हैं? क्रेन हॉइस्ट, है ना। तो उसमें हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं? द स्पीड ऑफ मोटर एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड, दिस ब्रेकिंग मेथड इज कॉल्ड। स्पीड ऑफ मोटर एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड, मोटर की स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ गई है। तो इसमें कौन सा ब्रेकिंग मेथड हम यूज करेंगे? तो प्लगिंग है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, डायनेमिक ब्रेकिंग है। तो स्पीड जो है मोटर की एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड, तो इसका मतलब है कि बैक ऑफ ग्रेटर देन क्या हो गई है? वोल्टेज। तो कौन सी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हम यूज करेंगे? ठीक, when a DC series motor is connected to AC supply, the power factor will be low because of। तो डीसी सीरीज मोटर को जब हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो ये किन कारणों से होता है? तो एसी सप्लाई में क्या होती है?
फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है, इंडक्टेंस होता है ना। तो इंडक्टेंस कहां कहां होगा, जहां जहां कॉइल होगी। तो कॉइल कहां पे होती है, फील्ड वाइंडिंग में होती है, आर्मेचर में होती है। तो हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट, तो इनका इंडक्टेंस हाई होने के कारण, ठीक है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लो। तो इतना ही था आपके लिए, ये एक मोटिवेशन कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेकिन आपकी मेहनत तो मुझे एकदम खामोश लग रही है, हैं? तुम मेहनत खामोशी से कर रहे हो कि एकदम खामोश हो? रिवीजन देखो बार बार करना पड़ेगा, समझ समझ के रिवीजन करोगे ना, तब वो आपके दिमाग में बैठेगा। नहीं तो फिर अभी तो एक दो ही मोटर पड़े हो, अभी तो आगे बहुत सारी मोटर आने वाली है। सिंगल फेज में ही 10-12 प्रकार की मोटर पढ़ लोगे उसमें, सब घूम जाओगे। समझ में आ रही बात? तो बार बार रिवीजन करो, समझ समझ के रिवीजन करोगे ना, तब वो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसमें